हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पार्टनरशिप। आप सभी जानते हैं बेटा, अगर हम 12th क्लास की बात करें तो पार्टनरशिप एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है जिसमें बहुत सारे चैप्टर कवर होते हैं और कहीं ना कहीं आपका मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो पार्टनरशिप से ही, आपको जो क्वेश्चन पेपर है बोर्ड्स में वो पार्टनरशिप से ही आते हैं। और पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन, दोबारा से वैल्यू लगाना। और बेटा ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक हम आज कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये किसी एक चैप्टर के लिए, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए नहीं है। इवन ये पूरी की पूरी पार्टनरशिप में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और इवन डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन सभी टॉपिक्स में, इन सभी चैप्टर्स में अगर मैं नंबर के अकॉर्डिंग बताऊं तो चैप्टर 3, 4, 5, 6, तो इतने सारे चैप्टर्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको काम आने वाला है। ये बताने का बस एक ही पर्पज़ है कि आप लोग समझ जाओ कि इस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। और अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है तो ये पक्का मुश्किल होगा, क्योंकि जो चीज़ें मुश्किल होती हैं वही इंपॉर्टेंट होती हैं। नहीं बेटा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये टॉपिक बहुत आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आपको एक साथ मिल गई, आपका फ़ायदा हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, दोबारा से वैल्यू लगाना, रीवैल्यू करना। और बेटा हम रीवैल्यू किसकी करते हैं? हम रीवैल्यू दो चीज़ों की करते हैं, लायबिलिटीज़ और एसेट्स। लायबिलिटीज़ और असेट्स की जब हम दोबारा से वैल्यू लगाते हैं, दोबारा से मतलब जैसे 5 साल पहले मैंने एक बिल्डिंग खरीदी थी, 4 साल पहले मैंने एक कार खरीदी थी, मुझे किसी के 2 लाख रुपए देने थे। अब आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि आज की डेट में उस बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है। मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि वो जो 2 लाख रुपए मेरी लायबिलिटी थी वो आज कितना अमाउंट हो गया है विद इंटरेस्ट। या मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो जो कार थी जो मैंने नई खरीदी थी अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई है। इसी को कहते हैं रिवैल्यूएशन, दोबारा से वैल्यू लगाना। और बेटा जब हम किसी चीज़ की, यानी कि किसी भी एसेट या किसी लायबिलिटी की दोबारा से वैल्यू लगाते हैं तो या तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी या डिक्रीज हो गई होगी, और रेयरली ऐसा भी हो सकता है कि कोई चेंज ना हुआ हो। अगर वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया तो इट्स ऑल ओके, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू इंक्रीज हो गई या फिर डिक्रीज हो गई तो हमें देखना होगा कि वो एसेट है या लायबिलिटी। क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं बेटा, अगर कोई एसेट हमने 5 साल, 4 साल, 3 साल पहले खरीदी और अब अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, हमें अच्छा लगेगा कि भाई हमने एक बिल्डिंग 50 लाख रुपए की खरीदी थी 5 साल पहले, आज अगर हम उसे बेचना चाहें तो वो बिल्डिंग 60 लाख रुपए की हो गई है, तो 10 लाख रुपए का फ़ायदा। वो जो कार मैंने खरीदी थी ना 8 लाख रुपए की, आज वो कार 6 लाख रुपए की रह गई है। तो असेट का इंक्रीज होना फ़ायदा और असेट की वैल्यू का डिक्रीज हो जाना हमारा नुकसान। भाई 2 लाख रुपए वैल्यू कम हो गई, क्या अच्छा लगेगा आपको? जो कार है उसकी वैल्यू अब कम हो गई। आपने कोई मोबाइल ख़रीदा 6 महीने पहले, बिल्कुल नया, और अब उसकी वैल्यू कम हो गई, नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा भाई। तो असेट की वैल्यू का बढ़ना हमें अच्छा लगता है, ये हमारे लिए प्रॉफिट होता है, और असेट की वैल्यू का डिक्रीज हो जाना हमारे लिए लॉस होता है। बिल्कुल इसके उल्टा, अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाए, जिसके 2 लाख रुपए देने थे अब हमें पता लगे कि यार 2 लाख रुपए नहीं, हमें तो उसके 2,25,000 रुपये देने हैं, तो वो 25,000 रुपये का कहीं ना कहीं हमें दुख होगा, हमें नुकसान होगा। तो जब लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमें लॉस होता है, और लायबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाए, एग्जाम्पल के लिए कोई क्रेडिटर था जिसके 10,000 रुपये देने थे, अब किसी कारण से उसने अपनी फर्म बंद कर दी, वो ये स्टेट ही छोड़कर चला गया, अब वो हमसे कभी वो 10,000 रुपये मांगने नहीं आएगा, कोई भी कारण रहा। सर ये तो बड़ा मज़ा आ गया, ऐसे क्रेडिटर तो बहुत सारे हो जाने चाहिए। बेटा ऐसा मज़ा कभी कभी आता है,
फिलहाल हम मान लेते हैं कि ऐसा हुआ कि कोई क्रेडिटर जिसके 10,000 रुपये देने थे, किसी कारण से अब वो हमसे पेमेंट लेने नहीं आ पाया और अब वो कभी नहीं आएगा, तो वो 10,000 रुपये हमारा फ़ायदा हो गया, क्रेडिटर्स कम हो गए। कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल था, 20,000 रुपये का देना था, हमने अभी दिया नहीं था, 3 महीने से पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारी लाइबिलिटी। अचानक से हमारे केजरीवाल जी ने कोई स्कीम निकाल दी कि ये जो पुराने आउटस्टैंडिंग बिल पड़े हुए हैं ना, ये 50% कर दिए हमने, 50% ही डिपॉजिट करवा दो। जो 20,000 की लाइबिलिटी थी वो 10,000 रह गई। अब बताओ अच्छा लगेगा आपको, बुरा लगेगा बेटा? बहुत अच्छा लगेगा सर, ये तो फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो बस यही आपको समझना है, यही इस टॉपिक का बेस है कि एसेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में होने वाला चेंज और उस चेंज के कारण होने वाला प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, शो करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ डेफिनेशन में आप लोगों के लिए लिखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस के प्रॉफिट लॉस नहीं, प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो दो बातें याद रखनी है, एसेट और लाइबिलिटीज की हम यहाँ बात करेंगे। एसेट और लाइबिलिटीज की बात करते हुए हमेशा याद रखेंगे कि कैपिटल और गुडविल हम यहाँ पर कभी भी काउंट नहीं करेंगे। कैपिटल, गुडविल और रिजर्व भी मैं आपको बता दूं, सिर्फ कुछ स्पेशल रिजर्व को छोड़कर कोई रिजर्व यहाँ पर यूज नहीं होता। ठीक है जी? तो एसेट और लाइबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्सेप्ट रिजर्व्स लाइक जनरल रिजर्व एंड एक्सेप्ट गुडविल। ये कुछ चीज़ें हैं जो कहने के लिए तो कहीं ना कहीं एसेट और लाइबिलिटीज ही हैं, बट वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो नहीं होती। ठीक है जी? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब देखो, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया आप लोगों के लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसका नेचर नॉमिनल होता है, हमने अकाउंट्स में हमेशा पढ़ा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा, वही यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम, और जैसे ही अप्लाई करेंगे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। देखो, सबसे पहला लिखा मैंने इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ना, लॉस डेबिट में आ गया। डिक्रीज इन असेट, जैसे मैंने बिल्डिंग कार की वैल्यू बताई थी, कम हो गई, लॉस डेबिट में आ गया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अब ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज क्या होती हैं बेटा? कुछ ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं कई बार वो हमारी नॉलेज में नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमने किसी से 50,000 रुपये के गुड्स खरीदे थे, उधार में खरीदे थे, उसने हमें बिल भेज भी दिया था, बट हमारी जो फर्म है, जो बिजनेस है, वो थोड़ा बड़ा है, बहुत सारी परचेजिंग होती है एक दिन में, और वो एक बिल हमसे कहीं मिस हो गया और हम उसे रिकॉर्ड करना भूल गए। मैंने मिस्टर ए से 50,000 रुपये के गुड्स खरीदे, ऑन क्रेडिट लाइबिलिटी जनरेट हुई 50,000 रुपये की, क्रेडिटर्स मिस्टर ए, बट किसी कारण से वो बिल की एंट्री, उस लाइबिलिटी को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमारा अकाउंटेंट इसको रिकॉर्ड करना भूल गया। तो क्या रिकॉर्ड करना भूल गए तो अब मिस्टर ए भी पैसे भूल जाएंगे? हमसे कभी पैसे नहीं मांगेंगे अब? वो भी भूल गए? नहीं बेटा, हम भूल गए, हमें देना था, वो नहीं भूलेंगे, उन्होंने लेना है। अब टाइम हुआ था, टाइम पीरियड सेट हुआ था कि 2 महीने बाद पैसे देंगे। 2 महीने बाद आ गए मिस्टर ए, कह रहे जी पहचाना? मैंने कहा बिल्कुल नहीं पहचाना भाई। कह रहे सर वो 50,000 रुपये का माल आपको बेचा था। मैंने कहा भैया मुझे तो याद नहीं है। उसने कहा आप अपने रिकॉर्ड में चेक करो। मैंने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ओपन करी, अपना लैपटॉप ओपन किया, उसने हमें डेट बताई, मैंने चेक किया, कोई एंट्री नहीं थी। मैं कहा भाई क्यों सुबह सुबह बेवकूफ़ बनाने आ गए, कोई माल नहीं खरीदा हमने, कोई एंट्री नहीं है। उसने कहा सर ये देखो इसका डुप्लीकेट बिल, और इस पर आपके और आपके अकाउंटेंट के साइन भी हैं, क्योंकि जब उसने हमें माल बेचा होगा तो उसने हमें एक बिल सेंड कर दिया होगा और एक बिल पर हमारे साइन ले लिए होंगे। अब वो देखा साइन तो हमारे ही थे, अब तो ये देना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो झूठ तो बोल नहीं रहा, गलती हमारी है। हमने ढूंढा पुराने कागज़ में 2 महीने, तो वो बिल मिल भी गया। तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का एग्जाम्पल हो गया, जो हमें पता नहीं थी बट अब हमें देनी पड़ेगी। कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल था, वो ओवरसाइट हो गया, बिल तो आया डिपार्टमेंट से
बट हमने ध्यान नहीं दिया, हमारे अकाउंटेंट ने उसकी एंट्री नहीं करी। तो ऐसी छोटी छोटी कुछ लाइबिलिटीज़ कई बार हो जाती हैं बेटा, जिन्हें हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, वो होती है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। या फिर ऐसी लाइबिलिटी जो अचानक अराइज हो गई, अचानक ही कल किसी वर्कर का हमारी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, उसने क्लेम मांग लिया, लाइबिलिटी अराइज हो गई, हमने क्लेम दे भी दिया, देना पड़ा, भाई हमारे यहाँ काम करता है। कोर्ट ने हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी लगा दी। तो कुछ ऐसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ जो पहले से हमारे रिकॉर्ड में नहीं थी बट अचानक वो अराइज हो गई और अब हमें वो देनी पड़ेंगी। तो किसी पुरानी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाना या फिर नई लाइबिलिटी जनरेट हो जाना, ये हमारे लिए नुकसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और असेट की वैल्यू का कम होना भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी आ जाता है रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। बेटा जब हम चीज़ों की दोबारा से वैल्यू लगाते हैं ना, तो कई बार हमें एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है कि हमारी बिल्डिंग की, हमारी मशीनों की या हमारी कार की, इनकी वैल्यू ना एक बार दोबारा लगा दो। तो वो हम एक्सपर्ट बुलाते हैं कई बार, तो उसमें हमारा कुछ खर्चा हो जाता है दोबारा से वैल्यूएशन करने में, दैट इज़ कॉल्ड रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। उसे भी रिवैल्यूएशन का ही एक्सपेंस माना जाता है, लॉस माना जाता है, और वो अदर लाइबिलिटीज़ के साथ, चाहे हमने कैश में ही क्यों ना पे कर दिया हो, तब भी वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। ठीक है जी। और क्या लिख देंगे अगर कैश में पे किया होगा तो टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, जैसे वो क्रेडिटर बेचारा पैसे ही मांगना भूल गया हमसे, ठीक है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। असेट की वैल्यू बढ़ गई, बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख से 60 लाख हो गई थी, 10 लाख रुपए का फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में डाल दो। अनरिकॉर्डेड असेट्स, अब ऐसी असेट्स भी तो हो सकती हैं, हम अपना गोडाउन साफ कर रहे थे, अपना स्टोर रूम साफ कर रहे थे, एक पुराना कंप्यूटर निकल आया, उसमें कबाड़ा हो गया था, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से वो फिनिश, हमें तो याद भी नहीं था, उसको थोड़ा साफ किया कपड़े से, कबाड़ी वाले को बुला रखा था, उसने कहा भैया मैं इसके 2000 रुपये दूंगा। तो मज़े आ गए भाई, एक पुराने कंप्यूटर की असेट की एक वैल्यू निकल कर आ गई, अनरिकॉर्डेड असेट्स। किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे 10 साल पहले, बड़े अच्छे शेयर थे, बड़ा मज़ा आ रहा था, वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, फिर कुछ सालों के बाद वो कंपनी डूब गई, ऑलमोस्ट डूब गई, बंद होने की कगार पर आ गई, शेयर की वैल्यू 0 हो गई, हमने ध्यान देना छोड़ दिया, याद भी नहीं था, हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको हटा दिया। फिर बाद में अब पता लगा कि वो कंपनी बाद में टेक ओवर हो गई और धीरे 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 अब 10 साल बाद अचानक उसके शेयर की वैल्यू मार्केट में कुछ ना कुछ बन गई। तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, अब मार्केट में बेचने जाएं, हमारे लिए 0 हो चुकी थी, बट मार्केट में बेचने जाएं तो 20,000 रुपये में वो बिक जाएगी, उसकी कुछ वैल्यू जनरेट हो गई, अनरिकॉर्डेड असेट्स। तो जो असेट रिकॉर्ड में नहीं थी बट अब हमारे पास है और उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, उसका कोई सेलेबल प्राइस है, दैट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड असेट, वो पूरा का पूरा हमारा प्रॉफिट हो जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाता है। इसके बाद हम डेबिट और क्रेडिट साइड को सेट ऑफ करते हैं, सेटल करते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट निकल जाता है, जिसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो तो लॉस निकल जाता है, उसे भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांटना पड़ता है। ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो, क्योंकि बेटा ये जो वैल्यूएशन हम करते हैं ना, ये हम करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, किसी पार्टनर की डेथ हो जाना, या फिर अब हम अपनी नई पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, पुरानी को क्लोज कर कर नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बना रहे हैं। तो सीधी सी बात है भाई, अगर कोई नया पार्टनर आज बिजनेस में आया है तो आज से पहले का कोई भी प्रॉफिट या लॉस उसका नहीं है। आज अगर वो आज की डेट में 1 अप्रैल 2020 को वो हमारे बिजनेस का पार्टनर बन रहा है, तो 31 मार्च 2020 तक का कोई भी प्रॉफिट लॉस, ना तो प्रॉफिट पर उसका राइट है और ना ही लॉस उसे पे करना होगा। तो इसीलिए जिस दिन कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है या फिर कोई पुराना पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको भी आज तक का, भाई उसने आज बिजनेस को छोड़ दिया तो आज से पुराना जितना भी प्रॉफिट लॉस है उसे पे करना पड़ेगा, बट आज के बाद उसका कोई उसमें रोल नहीं रहेगा। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब में होता क्या है कि जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ
हम उस समय तक के पुराने जितने भी प्रॉफिट लॉस होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो नज़र आ रहे होते हैं बैलेंस शीट में, लाइक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो हम उसे बांट लेते हैं ओल्ड रेशो में। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो विजिबल नहीं होते, जैसे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, कार की वैल्यू कम हो गई, तो हम क्या करते हैं, उसकी दोबारा से वैल्यू लगाकर उस दिन तक का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, ताकि उसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लें और आज के बाद जो हमारी नई रेशो है वो स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना होता है। वो जो इनविजिबल प्रॉफिट्स या लॉस होते हैं ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, आज तक की वैल्यू के हिसाब से हम उसे कन्वर्ट करते हैं। भाई सीधी सी बात है यार, मैंने आज से 5 साल पहले एक बिल्डिंग खरीदी 50 लाख रुपए की, आज 5 साल हो गए और उस बिल्डिंग की वैल्यू 80 लाख रुपए हो गई, और अब मिस्टर बी मेरा पार्टनर बनना चाहते हैं, तो मिस्टर बी को जब मैं पार्टनर बनाऊंगा तो मैं उस बिल्डिंग की वैल्यू उनको 80 लाख रुपए के हिसाब से चार्ज करूंगा या 50 लाख के हिसाब से चार्ज करूंगा? ऑब्वियसली 50 लाख मैंने इन्वेस्ट करे थे, 5 साल मैंने इंतजार किया, तो वो जो 30 लाख रुपए का प्रॉफिट है उस पर मिस्टर बी का कोई राइट नहीं है। तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ मिस्टर बी उस असेट की वैल्यू 80 लाख रुपए दिखा दूंगा कि भाई आज के बाद अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज तो उसमें आप भी पार्टनर हो, बट आज से पहले वाला जितना भी प्रॉफिट है वो मेरा है। सेम ऐसे ही मान लो लॉस हो गया, हमने एक कार 2 डिलीवरी वैन खरीदी थी बिजनेस पर्पज से, अब वो 2 डिलीवरी वैन की वैल्यू थी 20 लाख रुपए, 5 साल से चला रहा था मैं, चलते चलते आज खटारा हो चुकी है, वैल्यू रह गई है सिर्फ उनकी 8 लाख रुपए अगर मार्केट में बेचें। अब मैं अगर मिस्टर बी को कहूँगा कि भैया ये 2 वैन 20 लाख रुपए की हैं, तो भैया मिस्टर बी नहीं मानेंगे। मिस्टर बी कहेंगे यार ये तो पुरानी हो गई, ऑलमोस्ट कबाड़ा हो चुकी है, मैं इनकी वैल्यू 20 लाख के हिसाब से क्यों मानूं? तो उसकी वैल्यू लगाई जाएगी कि आज 8 लाख है, 12 लाख का लॉस, और उसे मिस्टर बी क्यों पे करेंगे? इसलिए जो पुराने प्रॉफिट या लॉस होते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ, उन सबको ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद से नई पार्टनरशिप डीड बना ली जाती है और नए तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर दिया जाता है। क्योंकि बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का बदलना या किसी पार्टनर का आना, किसी पुराने पार्टनर का बिजनेस को छोड़कर जाना, इन सभी में नई पार्टनरशिप डीड बनती है और इसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि दोबारा से बिजनेस का बनना, दोबारा से पार्टनरशिप बिजनेस का फॉर्म होना। तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमने आज ही दोबारा से एक बार सभी चीज़ें आज की वैल्यू पर खरीदी या बेची हैं। ठीक है भाई, अब आपको 3 बातें क्लियर करी मैंने आज। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, और रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, और उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस ओल्ड रेशो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है जी। अगर वो कभी क्वेश्चन में आपसे अकाउंट ना पूछकर और वो आपसे पूछ ले कि जर्नल एंट्रीज पास करो, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारी तो हवा ख़राब हो जाती है बस जर्नल एंट्री के नाम पर। तो बेटा कुछ भी नहीं है, ये तो दोनों ही एक ही बात है, चाहे जर्नल है या अकाउंट है। अब मैंने क्या बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है जब लॉस होता है, और लॉस कब होता है? जब लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, असेट डिक्रीज हो जाती है। बस कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, सबको दिख रही होगी फर्स्ट एंट्री, टू डिक्रीज इन असेट, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कब कब डेबिट होगा? अगर कोई लायबिलिटी बढ़ गई, कोई असेट कम हो गई, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अराइज हो गई, या कोई न्यू लायबिलिटी अराइज हो गई, या रिवैल्यूएशन एक्सपेंस हो गए। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कब होगा? सर जब फायदा होगा। फायदा कब होगा? इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड असेट्स। नेट जो प्रॉफिट लॉस निकल कर आएंगे उसे हम इनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट होगा तो जर्नल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट। लेट मैंने ये एज्यूम कर लिए कि देयर आर 2 पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, और अगर लॉस होगा तो हम चार्ज करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कैपिटल फिक्स्ड है तो हम कैपिटल अकाउंट की जगह पर करंट अकाउंट यूज़ करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई बेटा सबको? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक। एक बार अच्छे से इस क्लास को देख लेना,
फिर मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा अपनी दूसरी वीडियो में। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिससे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और अच्छे से आ जाएगा। बट आज भी आप सिंपल ट्रांजेक्शन्स को रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी अपनी कोर्स बुक उठाकर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। जो टफ हैं, जो मुश्किल हैं, वो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ट्रांजेक्शन्स, स्पेशल ट्रांजेक्शन्स लेकर आऊँगा। ठीक है भाई बच्चों, तो फिर आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। ठीक है, होपफुली आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। फिर मिलेंगे अब आप लोगों से। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।